हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सरे स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं एक्सरे बीम की क्वालिटी या क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। उनमें से प्रमुख हैं, पहला फिलामेंट करंट, सेकंड इज़ ट्यूब पोटेंशियल जिसको हम कॉमनली केवीपी भी कहते हैं, थर्ड इज़ एनोड टारगेट मटेरियल, फोर्थ इज़ फिल्ट्रेशन विच इज़ इनहेरेंट एज वेल एज एडिड फिल्ट्रेशन, फिफ्थ इज़ वोल्टेज वेवफॉर्म या जनरेटर वेवफॉर्म। चलिए वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक्सरे स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिलामेंट करंट। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि फिलामेंट करंट और ट्यूब करंट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलामेंट करंट इज़ बेसिकली अप्लाइड टू द फिलामेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। अगर आपने एक्सरे ट्यूब देखी होगी तो कैथोड साइड में टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ से हम फिलामेंट करंट इस कैथोड पर या इस फिलामेंट पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और इसके आसपास एक स्पेस चार्ज बन जाता है। सो बाय अप्लाइंग फिलामेंट करंट वी बेसिकली हीट अप द फिलामेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब, एंड बिकॉज ऑफ thermionic emission there is a emission of electrons around that filament and a space charge is created around that filament। लेकिन ट्यूब करंट डिफरेंट होता है। फिलामेंट करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है, लेकिन जब हम हाई केवीपी अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके एनोड के टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन के इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्यूब करंट। सो बाय डेफिनेशन ट्यूब करंट is the rate of electron flow from filament to target, that is electron per second, and it is measured in milliampere which is MA। फिलामेंट करंट और ट्यूब करंट में लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर मैं इन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में फिलामेंट करंट है और वाई एक्सिस में ट्यूब करंट है। If you see the graph closely, you will see that they increase linearly. It means that if you change the filament current, there will be a proportional change in tube current। आप इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फिलामेंट करंट इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कराता है, whereas ट्यूब करंट इज द फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू फिलामेंट which is proportional to the number of X-ray photon produced, and it directly affects the amplitude of X-ray emission। So if you double the tube current, the number of X-ray photons will be double। अगर आप ट्यूब करंट को डबल करेंगे तो आपके जो एक्सरे फोटोन्स है वो भी डबल हो जाएंगे। अगर आप एमए को बढ़ाते हैं तो आपको एक्सरे फोटोन्स की क्वांटिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर कोई बदलाव नहीं आता, लाइक एक्सरे बीम की जो एवरेज एनर्जी है, या आप कह सकते हैं एक्सरे बीम की जो क्वालिटी है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बीम की जो मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी है उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए उनको हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस में फोटोन एनर्जी है, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स हैं। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कर्व है वो हाई करंट के लिए है, जो ग्रीन कर्व है वो मीडियम करंट के लिए है, और जो ब्लू कर्व है वो लो करंट के लिए है। मान लीजिए अगर हम ट्यूब वोल्टेज को 100 पर कांस्टेंट रखते हैं तो आप देख सकते हैं जो हाई करंट पर, मतलब ऑरेंज कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लो करंट। मतलब जो ब्लू वाला जो ग्राफ देख रहे हैं इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हाई करंट। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ बीम की जो मिनिमम और जो मैक्सिमम एनर्जी है उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं समराइज़ करूं तो ट्यूब करंट बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स बढ़ते हैं पर बीम की एवरेज एनर्जी नहीं बढ़ती। सिंपल टर्म्स में आप ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी बदलती है लेकिन क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ट्यूब पोटेंशियल जिसको आप केवीपी भी कहते हैं। जब आप एक्सरे करते हो तो आप केवीपी को एडजस्ट करते हो, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? केवीपी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी अप्लाई अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द एक्सरे ट्यूब विच इज़ कैथोड एंड एनोड। देखिए फिलामेंट करंट अप्लाई करने से फिलामेंट के आसपास इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट से टारगेट तक मूव करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। हम जितना ज़्यादा केवीपी अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करेगा
और हाई एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स जनरेट होंगे, मतलब फोटॉन्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि ट्यूब पोटेंशियल और ट्यूब करंट के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है। सो इंक्रीजिंग द ट्यूब पोटेंशियल विल रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन ट्यूब करंट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप ट्यूब पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड टारगेट भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि ट्यूब पोटेंशियल अफेक्ट्स एक्सरे बीम क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर क्या क्या इंक्रीज करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा, एक्सरे फोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। एक्सरे बीम की जो मीन एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। एक्सरे बीम की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। एक और बात याद रखिएगा कि ट्यूब पोटेंशियल की वजह से कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इमिशन में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता। एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको हम बोलते हैं 15% रूल, एंड सेज 15% इंक्रीज इन केवीपी इज इक्वलेंट टू डबलिंग ऑफ एमएएस। मतलब आप केवीपी को 15% बढ़ा लीजिए या एमएएस को डबल कर लीजिए, एक ही बात है। चलिए इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है फोटोन एनर्जी और ये है नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। हमने यहाँ पे डिफरेंट ट्यूब पोटेंशियल्स का इस्तेमाल किया है। ऑरेंज कलर मैक्सिमम ट्यूब पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू कलर लो ट्यूब पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप 60 केवीपी अप्लाई करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको कम देखने को मिलेगा और जो मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 60 केईवी। लेकिन जैसे जैसे आप ट्यूब पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके साथ साथ जो मैक्सिमम एनर्जी का जो एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर आप ट्यूब पोटेंशियल को बढ़ाकर 100 केवीपी करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ जो मैक्सिमम नंबर का एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 100 केईवी। दोस्तों आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, ट्यूब पोटेंशियल बढ़ाने से एक्सरे बीम की मीन एनर्जी बढ़ती है। दूसरा, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन इमिशन या उसकी एनर्जी पर किसी भी तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर हम सेम टारगेट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनोड टारगेट मटेरियल और यू कैन से एटॉमिक नंबर। So atomic number of a target material largely affect the X-ray beam quantity and it has a very little impact on X-ray beam quality। देखिए अगर एनोड टारगेट मटेरियल की बात की जाए तो ये बेसिकली एक्सरे बीम की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, लेकिन इनका ना एक्सरे बीम की क्वालिटी पर बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है। एज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ टारगेट मटेरियल इंक्रीजेज इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। It also increases the characteristic radiation energy and you will also see the increase in Bremsstrahlung lung radiation। देखिए एक्सरे ट्यूब में टारगेट मटेरियल के रूप में डिफरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल होता है और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। चलिए इसको हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ऑरेंज कलर हायर एटॉमिक नंबर और ग्रीन कलर लो एटॉमिक नंबर टारगेट मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर हम ऐसे टारगेट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो आप देखेंगे जो एरिया अंडर द कर्व है आपको कम देखने को मिलेगा। यदि हम हायर एटॉमिक नंबर टारगेट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस ऑरेंज कर्व को देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन कर्व। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं दोनों कर्व के जो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो अलग अलग हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिस्क्रीट लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं और वो उस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो टंगस्टन और मॉलिब्डेनम दोनों डिफरेंट एनर्जी के करेक्टरिस्टिक रेडिएशन को रिलीज करेंगे। अगर आपने इस ग्राफ को क्लोजली देखा है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैक्सिमम एनर्जी का जो एक्सरे फोटोन है उसकी वैल्यू दोनों के दोनों टारगेट मटेरियल के लिए सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्यूब पोटेंशियल पर निर्भर करती है। Next factor affecting the X-ray spectrum is filtration. It is a process of removing low energy X-ray photons from the X-ray beam. फिल्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स या सॉफ्ट एक्सरे फोटोन्स को एक्सरे बीम से रिमूव करते हैं। इसको हम बीम हार्डनिंग भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन दो प्रकार का होता है, पहला है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, दूसरा है एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के अंदर एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक्सरे ट्यूब विंडो, हाउसिंग,
कूलिंग ऑयल, ये सारे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं। लेकिन एडेड फिल्ट्रेशन के अंदर हम एक स्पेसिफिक थिकनेस की इंटरचेंजेबल मेटल शीट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम और कॉपर। देखिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम बेसिकली लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को एक्सरे बीम से अलग कर देते हैं। इसका मतलब जो एक्सरे बीम की जो एवरेज एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स की संख्या घट जाएगी। चलिए ग्राफ की मदद से हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो ऑरेंज पोर्शन है वो अनफिल्टर्ड एक्सरेज का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लो एनर्जी एक्सरे फोटोन से लेके हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स इस ग्राफ के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की वजह से, मतलब जो एक्सरे ट्यूब के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो कुछ लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स हैं वो हट जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स की संख्या बच जाती है। और इसको रिमूव करने के लिए हम एक एडेड फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। एडेड फिल्ट्रेशन एक मेटल की शीट होती है जिसको एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में प्लेस किया जाता है। एडेड फिल्ट्रेशन की वजह से जो बचे हुए लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स होते हैं वो भी एक्सरे बीम से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे की जो एवरेज एनर्जी है वो बढ़ जाती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन की संख्या घट जाती है। नेक्स्ट इज जनरेटर वेव फॉर्म। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है जिसकी वजह से एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। वोल्टेज वेव फॉर्म डिस्क्राइब द शेप ऑफ वन साइकिल ऑफ वोल्टेज और करंट, whereas voltage ripple is refers to the fluctuation in voltage output of some X-ray generator. Minimizing the ripple effect increases both the quantity and quality of X-ray beam. देखिए, जो एक्सरे जनरेटर होते हैं वो वोल्टेज सप्लाई करते हैं एक्सरे ट्यूब को, और उनके जो वोल्टेज आउटपुट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, इसी फ्लक्चुएशन को हम बोलते हैं वोल्टेज रिपल। देखिए, इसका नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि इससे एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी कम होती है। अगर हम वोल्टेज रिपल को मिनिमाइज़ करते हैं तो उसकी वजह से एक्सरे बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगी। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि एक्सरे सर्किट क्या होते हैं, एक्सरे ट्यूब कैसे फंक्शन करती है, और एक्सरे प्रोडक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको मशीन को रन करने के लिए पावर चाहिए, जो ऑल्टरनेटिव करंट के रूप में हमें मिलती है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम किया जाता है और फिलामेंट को हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचाने के लिए हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द एक्सरे ट्यूब, एंड इट इज़ डन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो वो कैथोड से एनोड की तरफ हो, लेकिन जो मेन सप्लाई हमें मिलती है वो एसी की फॉर्म में होती है। हमें इसे डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये काम करते हैं रेक्टिफायर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। देखिए, जो एक्सरे मशीन में पावर सप्लाई होती है वो सिंगल फेज़ या 3 फेज़ में होती है। 3 फेज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो सिंगल फेज़ की तुलना में अधिक कंसिस्टेंट होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बात करते हैं सिंगल फेज़ की। अगर आपने इसका साइन वेव देखा है तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है। अगर पॉजिटिव हाफ की बात की जाए तो यहाँ पर वोल्टेज 0 से रेज होकर पीक तक पहुँचती है, और उसके बाद ये ड्रॉप होकर 0 तक पहुँच जाती है। फिर नेगेटिव फेज स्टार्ट होता है। पीक और बेस लाइन की जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रिपल, या आप इसको वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं। एज ए रिजल्ट एक्सरे का आउटपुट भी कम हो जाता है और लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का एक्सपोजर डोज बढ़ जाता है। देखिए, अगर डिफरेंट जनरेटर की बात की जाए तो वोल्टेज रिपल की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर सिंगल फेज 1 पल्स या सिंगल फेज 2 पल्स जनरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर वोल्टेज रिपल 100% होता है। इसकी वजह से एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी भी कम होती है और लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर बात करें 3 फेज पावर सप्लाई की, जिसको हम एक्सरे मशीन के लिए प्रेफर करते हैं, 3 फेज पावर सप्लाई के अपने एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये स्टडी और कांस्टेंट रेट से पावर को सप्लाई करते हैं। यहाँ आपको 120 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वोल्टेज रिपल कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज, जिसकी वजह से हमें एक स्टडी पोटेंशियल देखने को मिलता है अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब। अगर हम 3 फेज 6 पल्स जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज रिपल कम हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 13 to 25%। अगर हम 3 फेज 12 पल्स जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टेज रिपल और कम हो जाएगा, 3 to 10%।
अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज रिपल रह जाएगा 4%। अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज रिपल रह जाएगा 2%। मतलब हमें एक यूनिफॉर्म वोल्टेज मिलेगी अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। चलिए हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो ऑरेंज वाला स्पेक्ट्रम है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और जो ग्रीन वाला स्पेक्ट्रम है वो 100% रिपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप ऑरेंज स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व भी ज़्यादा है और जो एक्सरे की मीन एनर्जी है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म के अंदर जो हमें पोटेंशियल मिलता है या वोल्टेज मिलती है वो कंसिस्टेंट मिलती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और हाई एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप ग्रीन स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व भी कम है, मतलब यहाँ लेस नंबर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वोल्टेज रिपल की वजह से यहाँ पर लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सरे सर्किट क्या होते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।